हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज का इस नई वीडियो में। जो पिछली वीडियो कराई थी उससे आगे का है। पिछली वीडियो हमने कराया था हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ किसी को सशरीर पेश करना है, यहाँ तक कराया था। उसके आगे का है और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो देखते हैं। नोट्स बनाते रहें। अभी यहाँ से जो है 8-10 पेज और रह गए हैं इसके पॉलिटी के, उसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगी इस बुक की। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर करा देंगे। देखते हैं। न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को जारी किए जाने वाले परम आदेश याचिका का वास्तविक अर्थ हमारा आदेश होता है, जिसमें उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने को कहा जाता है, जिनके पालन में वह विफल रहा हो। उसके आगे है अधिकार परीक्षा याचिका सरकारी पद के अधिकार ग्रहण को रोकती है। अधिकार परीक्षा याचिका का शाब्दिक अर्थ किस अधिकार से होता है जो किसी सरकारी कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी की जाती है। कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखते रहना। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक है किंतु अन्य नहीं है। निजी रक्षा का अधिकार आत्म परीक्षण की प्रवृत्ति पर आधारित है। वह शक्ति जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति द्वारा संबोधित किसी भी पत्र को रिट में परिवर्तित कर सकता है और मामले की सुनवाई कर सकता है, उसे पात्रात्मक अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। उसके आगे है भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 34 में किया गया है। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय है। परम आदेश का आशय है हम आदेश देते हैं। परम आदेश द्वारा उच्च न्यायालय निचले न्यायालयों और सरकारी अधिकारियों को आदेश देता है कि वे अनिवार्य या विशुद्ध रूप से अपने पद के कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्च न्यायालय में अभिनिर्धारित किया कि संसद के किसी भी अधिनियम को मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ प्रेस को कहते हैं। उसके आगे देखो, इसके आगे देखो, ये मौलिक अधिकार हम अभी तक पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार, अब इसमें क्या दे रखा है कि मौलिक अधिकार की पूरी सारणी दे रखी है। देखो यहाँ से, ये बहुत अच्छे से दे रखी है। यहाँ से अगर पीछे का भी नहीं पढ़ा होगा ना तो ये भी पढ़ सकते हैं। ये पूरी सारणी है, तो देखो पढ़ते हैं इसको। मूल अधिकार, अनुच्छेद विवरण। ठीक है, अनुच्छेद 12 में क्या है देखो, परिभाषा। 12 में क्या दे रखा है, परिभाषा। उसके बाद है 13 मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। फिर है समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार देखो, अनुच्छेद 14। अब यहाँ से देख सकते हैं समानता का अधिकार, पूछ लेते हैं कि कौन कौन अनुच्छेद में। तो ये देखो 14 से 18 जो है समानता का अधिकार है। तो 14 में क्या दे रखा है, विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। उसके बाद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 है अस्पृश्यता का अंत। 18 है उपाधियों का अंत। अब यहाँ पे आ गया स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो 19 में क्या दे रखा है, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 के काम में है शिक्षा का अधिकार। और 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण।
उसके आगे देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है अनुच्छेद जो है 23 और 24 में दे रखा है। 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालक जो काम करते हैं छोटे बच्चे। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25 में है देखो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28 में है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब देखो 29 अनुच्छेद 29 में क्या दे रखा है, अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। उसके आगे देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 में दे रखा है अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। उसके बाद 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्वर्धन। 35 में है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अब आ गए हमारे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, इस वीडियो में। भारतीय संविधान से सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। उसके आगे है अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हैं, यद्यपि वे देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 39 के ग में कुछ हाथों में धन संक्रयण संविधान के अनुच्छेद 39 के ग में कुछ हाथों में धन संकेंद्रण को रोकने का प्रावधान है। ये देखो आया हुआ भी है। उसके आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 के क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार तथा अनुच्छेद 39 के घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है। उसके आगे है अनुच्छेद 39 के डी के तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। संविधान के अनुच्छेद 39 के ख में विशिष्ट रूप से उल्लेखित है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सर्वोच्चतम रूप में सामूहिक हित सध सके। कोई ना कोई आ जाता है यहाँ पे डिस्टर्ब करने लगता है, चलो कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत है और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की धारणा को आयरिश संविधान से लिया गया था, ठीक है। उसके आगे देखो पढ़ते हैं। अब ये हमारा 45 पेज नंबर हो गया, 245। उसके आगे बढ़ते हैं। वैसे भी आपने कहा था कि वीडियो थोड़ी लंबी बनाएं तो इसलिए लंबी ही बना रहे हैं। निर्देशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित निर्देशों के साधन से मिलते जुलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया था।
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि एक सरकार जो बहुमत पर टिकी हुई है वह अपनी नीति को आकार देते समय निर्देशक तत्वों को शायद ही अनदेखा कर सकती है। 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। ग्रेविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से देखो। ग्रेविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को जो है मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, किसने कहा है? ग्रेविल ऑस्टिन ने। उसके आगे देखो, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रेषित किया है कि लोगों के प्रति जिम्मेदार कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित प्रावधानों की अनदेखी को सहजता से बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत के पूर्व न्यायाधीश एम.सी. चगला ने टिप्पणी की है कि यदि सभी निर्देशक तत्वों का अच्छी तरह से पालन किया जाए और उन्हें संपूर्णता से लागू किया जाए तो हमारा देश इस धारा पर स्वर्ग हो सकता है। किसने कहा है? एम.सी. चागला। सही है, एम.सी. चागला ने कहा है, ये ध्यान रखेंगे। उसके आगे है देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है राज्य के लोक कल्याण कार्यों में वृद्धि लाना। इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायता करना है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसा कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट है ये, देखो कहाँ से है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? 36 से 51 के अंतर्गत। उसके आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है, तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। ठीक है, उसके आगे देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है। संविधान के अनुच्छेद 39 के ग में यह उपबंध है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 39 के F के तहत भारत का संविधान राज्य के नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बालकों और अल्पवय को शोषण से और नैतिक तथा आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के A समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। 39 का A ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। L.M. सिंघवी समिति के अनुशंसा की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से स्वीकृत, संरक्षित और परिरक्षित किया जाना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 43 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा अनुच्छेद 43 के क के तहत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना राज्य के दायित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में यह लिखा है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ में सही ठहराया गया था। भारत में सीमांत मार्जिनल कामगार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 6 महीने के कम के लिए कार्य करता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। उसके आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के बाद अनुच्छेद 21 के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अनुच्छेद 45 के तहत अब बाल्यावस्था की शुरुआती देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 के तहत प्रदान किया जाता है। कितनी बार आया है ये देख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि अनुच्छेद 43 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47 एवं कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में वर्णित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राष्ट्र को अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। ध्यान रखेंगे ये वाला गायों का, ठीक है, ये आता भी है, इम्पोर्टेंट है। उसके आगे देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के निर्देश देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का ए राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से नोट्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे। नोट्स बनाते रहें आप, शॉर्ट नोट्स यहीं से बनाते रहेंगे, ठीक है। उसके आगे है देखो, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रोन्नति को भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 में उल्लेखित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानव अधिकारों की सूची में भारत के संविधान में वर्णित समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 तथा कृषि और पशुपालन का संगठन संरक्षण और सुधार अनुच्छेद 48 का उल्लेख नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। के.टी. शाह ने कहा है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। देखो किसने कहा है, के.टी. शाह ने क्या कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत ऐसा एक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा करता है, ठीक है। उसके आगे देखो, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। संसद ने वर्ष 1976 में पारित किया था। बंधुआ मजदूरी कब पारित हुआ था? 1976 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। उसके आगे है, संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधित उपबंध हैं।
अब देखो यहाँ से एक सारणी आ गई, ये जितने भी अभी तक हमने पढ़े थे वो सारे जो हैं देखो एक एक बन लाइन में दे रखे हैं। आप यहाँ से भी अच्छे से नोट्स बना के याद कर सकते हैं। ये देखो, अब ये बताओ पढ़ा दूँ या फिर ऐसे ही रहने दूँ? चलो बोल देते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी तो जा ही रही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 में परिभाषा है। 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना है। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 के काम में दे रखा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 के काम में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध। 46 में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। उसके आगे देखो, यहाँ से देखो 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 के काम में है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 में है देखो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे मूल कर्तव्य नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। जिसके पास ये बुक नहीं है, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, ठीक है।